Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर को लेकर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, तो ये वीडियो लेक्चर सुनने से आपके सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। एडमिशन ऑफ द पार्टनर। अब एडमिशन का मतलब क्या हुआ है कि नया पार्टनर एडमिट होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर थे, ए और बी, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा था ये कुछ ना कुछ रेशो में बांट रहे थे। मान लेते हैं 1:1 रेशो में ये बांट रहे थे जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा था। अब नया पार्टनर एडमिट होगा सी, तो जब बच्चे न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बनेगी। तो हम एक न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो निकालनी होती है यहाँ पे। और जो ओल्ड पार्टनर होते हैं इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा तो जो प्रॉफिट ये बांट रहे थे उसमें से कुछ हिस्सा सी को भी तो मिलेगा, तो इनको अपने शेयर का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमें सेक्रीफाइस रेशो भी निकालनी पड़ती है, ठीक है बच्चे। फिर इसमें हमें और क्या क्या करना पड़ता है। जब न्यू पार्टनर आता है तो गुडविल साथ लाएगा वो, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या गुडविल हमें बुक में दी गई होगी उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। फिर हमें जो रिजर्व्स होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं, इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है बच्चे। और आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमें करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इनको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें ओल्ड रेशो दी गई होती है, न्यू रेशो निकालनी होती है, तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं। जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे एक केस में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मान लिया जाए दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी रेशो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट किया और सी को 1/4 शेयर जो है वो मिलेगा। तो सी को कितना मिलेगा? 1/4 शेयर। तो मुझे बोला गया हुआ है कि आप न्यू रेशो निकाल के बताओ। तो बच्चे अगर सी को 1/4 शेयर मिलेगा तो टोटल शेयर को मैं 1 मानता हूँ, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा बच्चे? 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4। तो इसका मतलब कि ये जो रिमेनिंग शेयर होगा इन दोनों पार्टनर को मिलेगा। किसको? ए और बी को। तो ए का न्यू रेशो क्या आएगी, या ए शेयर क्या आएगा? वो आएगा 3/4 इंटू 3/5 दैट इज़ 9/20। बी शेयर कितना आएगा? 3/4 इंटू 2/5 दैट इज़ 6/20। और सी का शेयर हमें पता ही है 1/4, तो इसको 20 कर लेते हैं, 5/5 5/20। तो 9:6:5 जो होगी हमारी वो न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो भी दिया, ओल्ड रेशो भी दिया, सेक्रीफाइस रेशो निकाल देंगे। इस तरीके से हमें डिफरेंट केसेस होते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं कि न्यू रेशो कैसे निकलती है। जैसे आपको न्यू रेशो का एक केस और समझा देता हूँ। मान लिया जाए एक्स और वाई पार्टनर हैं, इनकी रेशो
5:4 है। इन्होंने Z को एडमिट किया और Z को एडमिट किया न्यू पार्टनर, Z एडमिट हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया हुआ कि X गिव्स 2 9 एंड Y गिव्स 1 3 फ्रॉम हिज शेयर। एक्स ने कहा मैं अपने शेयर में से 2 9 शेयर आपको दे दूंगा। वाई ने कहा कि मैं 1 3 शेयर आपको दे दूंगा। इसका मतलब एक्स का पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा। ठीक है बच्चे, तो ओल्ड शेयर कितना था 5/4, दिया कितना 2/9, तो एलसीएम लिया बच्चे हमने, सॉरी 5/9 था यहाँ पे, तो 3/9 आया। वाई रिमेनिंग शेयर, वाई का कितना बचा 4/9 माइनस 1/3, यहाँ पे बच्चे एलसीएम लिया 9 आया, 4 - 3 1/9, ये वाई का आया और जेड का शेयर हमें पता ही है। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, जो इन्होंने अपने शेयर का हिस्सा दिया हुआ है 2/9 प्लस 1/3, तो बच्चे ये आ गया 9, 2 + 3 5/9। तो न्यू रेशो क्या आ गया बच्चे, न्यू रेशो आ गई 3:1:5। तो इस तरीके से हम जब हमें बोला गया कि एक्स ने अपना 2 9 शेयर दिया है, वाई ने 1/3 शेयर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट माइनस करो, आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 2 9 की जगह 2 9 बोल देते हैं, या 1/3 की जगह 1 3 की जगह 1/3 बोल देते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। केस 3 ले लेते हैं, जैसे M और N पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:2। इन्होंने O ने ज्वाइन किया, मतलब O एडमिट हुआ एक पार्टनर। ठीक है, तो कहता है M गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड N गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। M ने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा, N ने कहा 2/5 दे दूंगा। इसका मतलब M ने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया होगा, M सेक्रीफाइस, M ने 3/5 का 1/4 सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ 3/20। इसका मतलब एम्स न्यू शेयर कितना आएगा 3/5 माइनस जो सेक्रीफाइस किया 5/20। ठीक है बच्चे, उसी जगह के एन्स सेक्रीफाइस, एन ने कितना सेक्रीफाइस किया, एन का शेयर कितना था 2/5 इंटू 2/5 दैट इज़ 4/25। इसका मतलब एन्स न्यू शेयर कितना आएगा, ओल्ड शेयर कितना था 2/5 माइनस जो सेक्रीफाइस किया। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका एलसीएम यहाँ पे 20, यह 12 - 3 दैट इज़ 9/20। ठीक है, एन का आ गया बच्चे यहाँ पे आपका एलसीएम 25, यह 10 - 4 दैट इज़ 6/25। और ओ का शेयर कितना हुआ, तो अब एम ने कितना सेक्रीफाइस किया था 3/20, एन ने कितना किया था 4/25, प्लस कर दो 3/20 प्लस 4/25। तो बच्चे एलसीएम आ गया यहाँ पे 100, यह 15 + 16 एलसीएम लेकर, ठीक है 31/100। तो सबको 100 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 45/100, इसको 4/4 से 24/100, तो आ गया 45:24:31। तो रेशो आ गई 45:24:31। तो इस तरीके से कुछ केसेस हैं जिसमें हम न्यू रेशो निकालते हैं। तो ऐसे न्यू रेशो को आपने किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से नहीं चलना, अपने माइंड को यूज़ करना है कि क्वेश्चंस कैसे न्यू रेशो के निकलेंगे। अब हमें मेन इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए गुडविल का। तो बच्चे गुडविल का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि जो एंट्रियाँ आती हैं बच्चे वो ट्रीटमेंट पे ही आती हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अगर हम अच्छी तरीके से कर लेंगे तो हमें जनरल एंट्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है और ध्यान से बातें सुननी है। जैसे केस 1, व्हेन
गुडविल is paid privately by new partner to old partner. अगर गुडविल न्यू पार्टनर प्राइवेटली पे करता है ओल्ड पार्टनर को, तो बच्चे आपने याद रखना है नो एंट्री विल पास, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। केसेस याद रखने हैं आपने। केस 2, when new partner pays cash for his share of goodwill and it is retained in the business। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, तो बच्चे आपने देखना है कि जब वो कैश में लाएगा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट, और अगर वो कैपिटल भी ला रहा है तो दोनों की एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल ला रहा है तब भी हम एंट्री कंबाइन कर सकते हैं। अगर खाली हमने प्रीमियम की एंट्री करनी होती, मतलब गुडविल की एंट्री करनी होती, तो एंट्री करता कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और कैपिटल की एंट्री करनी होती तो करता कैश अकाउंट DR, क्योंकि न्यू पार्टनर जब आएगा कैपिटल भी लाएगा, टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। तो इसके साथ एक एंट्री और करनी पड़ती है जब हम गुडविल को क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसके साथ एक एंट्री और होगी, गुडविल इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमें गुडविल जो होती है ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करनी होती है सेक्रीफाइस रेशो में। तो एंट्री आएगी प्रीमियम अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। अब इसके बाद अगर न्यू पार्टनर गुडविल ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉल करते हैं, ठीक है बच्चे, तो अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ प्रीमियम ये तभी आएगा जब उसने गुडविल विड्रॉल की होगी। प्रीमियम इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉल करते हैं तो बच्चे एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बच्चे किस रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में, जितनी भी गुडविल उन्होंने विड्रॉल की हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक केस और आता है, ये मैंने आपको ये तब एंट्री करनी है जब गुडविल विड्रॉल होगी, तब आपने एंट्री करनी है। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो जनरल एंट्री क्या करते हैं बच्चे? तो मेन इसमें जनरल एंट्री का ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो इस केस में हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइस रेशो में, ठीक है बच्चे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू पार्टनर का गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा। वो आपको फर्म की गुडविल दी होगी, उससे आपका न्यू पार्टनर का आपने शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि विद न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। तो ये भी आपको आना चाहिए
कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या आती। फिर एक केस और होता है बच्चे, अगर गुडविल बुक्स में शो कर रही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स ऑन एडमिशन। जब पार्टनर एडमिट हुआ तो गुडविल अगर बुक्स में शो कर रही है तो एंट्री क्या आएगी। तो बच्चे इस केस में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये हम ओल्ड रेशो में इनसे वापस ले लेते हैं। ठीक है, फिर अगर अगला केस, अगर पार्शली गुडविल आता है, वो गुडविल इज पार्शली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चे, तो अगर न्यू पार्टनर गुडविल थोड़ी लाता है तो जितनी लाई होगी वो एंट्री आ जाएगी हमारी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट, और कैपिटल आया तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे 10,000 मैं मान लेता हूँ गुडविल का शेयर था, तो उसने 6,000 रुपीज़ कैश में लाया, 4,000 रुपीज़ नहीं ला पाया वो, तो जितना उसने कैश में लाया उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे। मान लेते हैं कैपिटल अगर 10,000 थी यहाँ पे, तो 6,000 रुपीज़ हमारा प्रीमियम हो गया, 16,000 रुपीज़ हमारे कैश में आया, क्योंकि प्रीमियम जो गुडविल लाया वो 6,000 लाया, 4,000 नहीं लाया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी बच्चे प्रीमियम अकाउंट डीआर जितनी लाया हुआ है 6,000, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर कितना 4,000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। तो बच्चे ये एंट्री हमने पास करनी है। ठीक है, तो अगेन अगर वो पार्शली गुडविल आता है, बोलो थोड़ी सी गुडविल आता है, मान लेते हैं 10,000 गुडविल का शेयर था, 6,000 रुपीज़ कैश में लाया, जितनी कैश में लाया वो मैंने कैश में डाल दी। मान लेते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल 10,000 थी, टोटल 16,000 हो गया, 4,000 नहीं ला पाया, तो हमने एंट्री ये वाली करनी है प्रीमियम अकाउंट डीआर जितना कैश में लाया, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डीआर 4,000 टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाई रेशो में। अगर वो गुडविल की जगह पे कुछ एसेट्स लेके आता है, ठीक है बच्चे, या मैं बोलता हूँ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, वो मशीनरी लेके आता है, फर्नीचर लेके आता है गुडविल की फॉर्म में, तो जो एसेट्स लाएगा हम एंट्री वही करेंगे, एसेट्स अकाउंट वेट एसेट्स अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट, और सेकंड होगी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाई रेशो में। जितनी गुडविल आया होगा वो हमने यहाँ लिख देनी है। ठीक है बच्चे, तो अगर एसेट्स में लाता है तो इस तरह एंट्री कर लेंगे। अब एक स्पेशल केस होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल ही नहीं होती। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर्स हैज़ गुडविल। ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल नहीं है, मे बी ओल्ड पार्टनर का बिजनेस लॉस में चल रहा होगा, उनके पास गुडविल नहीं होगी, न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, तो इस केस में ना एंट्रियाँ रिवर्स हो जाएंगी। अब एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को देंगे किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। ठीक है, जितनी गुडविल ये लाएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाई रेशो में इसको देंगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ए बी पार्टनर हैं, रेशो 3:2 है। ठीक है, इनको लॉसेस हो रहा है तो इन्होंने कहा कि सी को आप ज्वाइन करो, हम आपको 3/5 शेयर देंगे। ठीक है बच्चे, तो सी का बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, सी ने एग्री कर दिया, तो इसकी जो गुडविल थी सी की वो 40,000 थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि सी की गुडविल मान लेते हैं 40,000 थी, और सी ने जो कैपिटल लाई है वो मान लेता हूँ 50,000 थी। ठीक है, तो अब एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट DR 50,000, क्योंकि यही गुडविल लाई है, दूसरी गुडविल तो लाया नहीं है, सिर्फ कैपिटल लाया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000 पहली एंट्री। अब 40,000 का 3/5 निकालें तो हो गया 25,000, 24,000 कौन पे करेगा, ए और बी, किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में। तो सेक्रीफाई रेशो क्या बन जाएगी, ओल्ड रेशो सेक्रीफाई रेशो बन जाएगी जब कुछ गिवन ना हो। तो इसका मतलब एंट्री क्या आएगी, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी को कितना मिलेगा, 24,000, कौन पे करेगा, ए और बी, किस रेशो में, 3:2 रेशो में। तो 14400 और 9600 इस रेशो में ये पैसे मिलेंगे। ये स्पेशल केस हो गया जब ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल नहीं होती, न्यू पार्टनर गुडविल लाता है। तो इसकी एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया कि ए बी पार्टनर थे, सी एडमिट हुआ, सी ने 3/5 शेयर लिया हुआ है, तो सी की गुडविल ये थी, उसने कैपिटल ये थी। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट होगी, फिर सी की गुडविल का शेयर निकाला, इतना हिस्सा कौन पे करेगा, ए और बी किस रेशो में, सेक्रीफाई रेशो में पे करेंगे। अब बच्चे एक केस आता है हिडन गुडविल का। अब हिडन गुडविल में क्या हो गया, मैं मान लेता हूँ कि ए और बी पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 50,000 और 20,000। सी एडमिट हुआ, सी का शेयर है 1/5 और सी ने जो कैपिटल लाई है वो 20,000 है। तो अब इस केस में मुझे गुडविल निकालनी है, तो गुडविल नहीं दी हुई है। अब गुडविल इसके बीच में हिडन है, वो कैसे निकलेगी, देखो जो सी का शेयर कितना है, 20,000। ठीक है बच्चे, तो सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल कितनी है, 20,000। सी शेयर कितना था, 1/5। इसका मतलब सी ने अपनी शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल लाई होगी। तो अगर मैं टोटल कैपिटल निकालता तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 20,000 इंटू 1/5, 5/1 रिवर्स करेंगे, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 1 लाख रुपीज़। ये टोटल कैपिटल होगी न्यू टोटल कैपिटल, इसको आप ब्रैकेट में न्यू कर दें। ठीक है बच्चे, अगर मैं कंबाइन कैपिटल करूं, ए की कितना अमाउंट था 50,000, यहाँ मैंने 50,000 लिखा, बी का कितना था 20,000, यहाँ पे 20,000 लिखा, और सी ने कितना लाया था 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिखा। टोटल कितना हो गया 90,000। तो जो कंबाइन कैपिटल हुई वो 90,000, तो जो एक्चुअल कैपिटल थी न्यू कैपिटल वो 1 लाख रुपीज़ थी। तो जो 10,000 का गैप हुआ बीच में बच्चे वो गुडविल होगी। तो गुडविल कितनी हुई, 1 लाख रुपीज़ माइनस 90,000, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये गुडविल हुई होगी। तो हिडन गुडविल के क्वेश्चंस इस तरह आते हैं, हम इस तरीके से हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे ये तो थे सारे ट्रीटमेंट गुडविल के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब बच्चों को आने चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमें लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की ना रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। पर इसमें भी हमें 2 केस देखने हैं कि एक केस बोलेगा कि आपको फिगर्स जो हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वो ऑल्टर करनी है, ठीक है, या आपको रीवैल्यू करना है इसको। ठीक है बच्चे, जब आपको बोलेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको रीवैल्यू करो या ऑल्टर करो,
उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और जब हमें बोलेगा कि आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना या ऑल्टर नहीं करना, वैल्यूज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड या चेंज, तो उस केस में हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उस केस में हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझा देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे बच्चे टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी यहाँ पे आएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बच्चे क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ही अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होंगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे आएगा बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से अगर प्रोविज़न क्रिएट करेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अगर प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो बच्चे डेबिट साइड आएगा। अगर प्रोविज़न रिड्यूस होगा तो इस साइड आएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में नहीं रिक्वायर्ड होगा या इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी तो हमने क्रेडिट साइड लिख देना उसको। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। उसी तरीके से ही फिर हमने देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे अगर लॉस होगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी हमें आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें फिगर्स की वैल्यूज़ को ऑल्टर करने के लिए ना बोले कि हमें जो है फिगर्स की वैल्यूज़ जो हैं ऑल्टर नहीं करनी है, ठीक है, तो हमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में सेम जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया वही हमने यहाँ पे लिखा। एसेट डिक्रीज़ होंगे, प्रोविज़न क्रिएट होंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होंगी, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, क्लेम रिसीव होगा, कोई डिक्रीज़ हुई वैल्यू ऑफ एसेट, जब प्रोविज़न आपने नो लॉन्गर रहा, मतलब रिड्यूस हो गया, तो सेम पहले मेमोरेंडम पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे आएगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चे, तो ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सबसे पहले आपका काम ये है। अब आपने करना है ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी यहाँ उतार देनी है। फिर ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ये सारी की सारी आपने यहाँ बता देनी है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया होगा यहाँ पे लॉस आएगा, अगर यहाँ पे लॉस आया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमने किस रेशो में बांट देना है? ये न्यू रेशो में। किस रेशो में? पार्टनर से लेना है ओल्ड रेशो में, सॉरी न्यू रेशो में। तो अगर लॉस आएगा तो पार्टनर से लिया जाएगा, अगर गेन आएगा तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो रिलेटेड टू दिस चैप्टर थे वो आपको समझा दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।